नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो हरियाणा में टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीटी पीटी या फिर आरटी वाला, जो आगे आपके जून में होगा, पूरी संभावना है जून में होने की। तो क्योंकि 2-3 महीने में जो है ये पीछे हट रहा है, तो जून में तो ये पक्का हो जाएगा आपका। तो आपके एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर जो करने वाले हैं। तो जिसमें हमने जो यहाँ पर सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया है, और इसके बाद में जो अन्य सब्जेक्ट होंगे उससे महत्वपूर्ण हमारे क्वेश्चन रहेंगे, और साथ में हम व्याख्या उदाहरण सहित इनको करेंगे ताकि अच्छी तरीके से जो आपको ये समझ में आ जाए। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो ये जो विचार है यहाँ पर किन का था, कौन सा सिद्धांत है? एकीकरण का है, अंत्यक्रिया अंतः संबंध का, या निरंतरता का है? विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें जो सी आंसर जो ऑप्शन डी को माना गया है, तो कौन सा है? ये निरंतरता का सिद्धांत है। अब विकास क्या एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया होती है, और गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक ये चलती रहती है। निरंतरता का सिद्धांत इसी विचार पर जोर देता है कि विकास रुकता नहीं है, बल्कि जीवन भर विभिन्न चरणों और गति से वो चलता रहता है। जैसे कि एक बच्चा है, जन्म के बाद बढ़ना और विकसित होना शुरू होता है, तो शारीरिक और मानसिक विकास जो किशोरावस्था और वयस्क अवस्था में भी जारी रहता है, भले ही गति धीमी हो जाए लेकिन चलता रहता है। तो सीखने, अनुभव प्राप्त करने और अनुकूलन की प्रक्रिया ये जीवन भर रहती है। तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, तो इसका संबंध है निरंतरता का, मतलब लगातार जो वो चलता रहता है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की थी स्किनर, जीन पियाजे, कोलबर्ग या एरिक्सन ने। तो बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई थी जीन पियाजे के द्वारा। तो ये स्विस मनोवैज्ञानिक है जीन पियाजे। इन्होंने बच्चे का जो बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास है, इसके 4 विशिष्ट चरणों की पहचान की थी। ये चरण आयु विशिष्ट है और गुणात्मक रूप से भिन्न है, जो बताते हैं कि बच्चे अलग अलग उम्र में दुनिया को कैसे समझते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहली अवस्था आ जाती है, इसको कह देते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या फिर स्मेदीय पेशी अवस्था भी इसको कह देते हैं। जन्म से 2 साल तक की होती है, ये 0 से 2 तक की। बच्चा इंद्रियों और हरकतों के माध्यम से दुनिया को समझता है, और उदाहरण के लिए एक शिशु खिलौनों को पकड़कर और चूसकर उनके बारे में सीखता है। दूसरी जो अवस्था है, ये पूर्व से क्रियात्मक अवस्था है, 2 से 7 साल की होती है। ये बच्चा प्रतीकात्मक रूप से सोचने लगता है, लेकिन तार्किक रूप से नहीं। उदाहरण के लिए जैसे एक बच्चा एक छड़ी को तलवार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। मूर्त से क्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 की होती है। बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, खासकर मूर्त वस्तुओं के बारे में। उदाहरण के लिए बच्चा समझ सकता है कि पानी को अलग अलग गिलास में डालने से उसकी मात्रा नहीं बदलती है। औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था ये 11 वर्ष से इससे आगे की होती है। बच्चा अमूर्त और काल्पनिक रूप से सोचने में सक्षम हो जाता है। उदाहरण के लिए किशोर वैज्ञानिक सिद्धांतों को समझ सकता है, और जो परिकल्पनाएं हैं वो भी बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, ये दिया था जीन पियाजे, वाइगोत्स्की, गैस्टोलट या फिर पावलोव ने। तो सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत, तो गैस्टोलटवादी जो इनका था ये सिद्धांत। तो सीखने का जो अंतर्दृष्टि सिद्धांत है, गैस्टोलट वादियों की देन है ये। गैस्टोलट मनोवैज्ञानिकों का मानना था कि सीखना अचानक होता है, जब व्यक्ति समस्या की पूरी संरचना को समझ लेता है, न कि धीरे धीरे परीक्षण और त्रुटि के माध्यम से। तो कोहलर, वर्दिमर और कोफा इनका सिद्धांत है, वर्दिमर, कोफा, कोहलर का। गैस्टोलटवादी सिद्धांत इसको कहा जाता है, जिन्होंने अंतर्दृष्टि सीखने पर जा काम किया था, और इन्होंने एक चिंपैंजी जॉस पर भी शोध किया था। चिंपैंजी एक पिंजरे में बंद है और केले छत से लटके हुए हैं, जो उसकी पूंछ से बाहर है। तो पिंजरे में कुछ बक्से रखे हैं। चिंपैंजी कुछ देर तक तो भटकता है, लेकिन अचानक उसे एक विचार आता है, और इन बक्सों को एक के ऊपर एक रखता है और उन पर चढ़कर केले को प्राप्त कर लेता है। तो यह अचानक अनुभव अंतर्दृष्टि सीखने का उदाहरण है। तो कह सकते हैं कि ये उसने ये योजना लगा ली कि इनको एक दूसरे के ऊपर रखकर जा केले को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा, कि वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक जो विकास उसको सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। सभागार, घर, खेल का मैदान या विद्यालय में कक्षा परिवार।
तो कौन सा विद्यालय और कक्षा का परिवार। अब विद्यालय और कक्षा का वातावरण जब बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है उसके लिए एक समृद्ध और उत्तेजक स्थान प्रदान करता है, और यहाँ उन्हें विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियाँ, सामाजिक अंतःक्रिया, समस्याओं को हल करने के अवसर और नई जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो उनके सोचने, समझने और सीखने की क्षमता को बढ़ावा देते हैं। जैसे कक्षा में बच्चे विभिन्न विषयों का अध्ययन करते हैं, चर्चाओं में भाग लेते हैं, प्रयोग करते हैं, समस्याओं का समाधान भी करते हैं, तो शिक्षक उन्हें प्रश्न पूछने, आलोचनात्मक रूप से सोचने और अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पुस्तकालय, प्रयोगशाला और अन्य शैक्षणिक संसाधन के संज्ञानात्मक विकास को और बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे तब सबसे अधिक सीखेंगे जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होंगे, पढ़ने के लिए तैयार होंगे, प्रेरक रूप से तैयार होंगे या मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे। तो कब बच्चा रुचि लेगा? तो जो वह संज्ञानात्मक रूप से तैयार होगा। बच्चे तब सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होंगे। इसका मतलब है कि उनके पास नई जानकारी को समझने, संसाधित करने और आत्मसात करने के लिए आवश्यक मानसिक क्षमताएं और पूर्व ज्ञान मौजूद हो। जैसे यदि एक प्राथमिक विद्यालय के बच्चा है, उसका बीज के अंकुरण की प्रक्रिया सिखाई जा रही है, तो यह अधिक प्रभावी होगा कि यदि बच्चे को पहले से पौधे के बुनियादी हिस्सों और उनके कार्यों के बारे में कुछ जानकारी हो। यदि बच्चा संज्ञानात्मक रूप से तैयार नहीं है तो वह अवधारणाओं को समझने में कठिनाई महसूस करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, जीन पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना शुरू कर देता है? तो ये कौन सी अवस्था है? अमूर्त की बात यहाँ पर हुई है, तो पहले भी क्वेश्चन आया था उसमें हमने पढ़ा था ये। तो संवेदी अवस्था जन्म से 2 की है, पूर्व से क्रियात्मक 2 से 7 की, मूर्त 7 से 11 और औपचारिक जो है ये 11 से आगे की है। तो अमूर्त जो ये जो है औपचारिक अवस्था, इसको अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था भी कह देते हैं। तो कई बार नाम या उलट कर आ जाता है, कई बार ऐसे भी आ जाता है। तो ये अमूर्त से क्रियात्मक अवस्था होती है सबसे लास्ट की। तो जीन पियाजे की औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था, जिसमें लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होकर आगे तक चलती है, बच्चे अमूर्त विचारों और संकल्पनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने की क्षमता विकसित हो जाती है। वे काल्पनिक स्थितियों की कल्पना कर सकते हैं, परिकल्पनाएं भी बना सकते हैं और उनका परीक्षण भी कर सकते हैं, और अमूर्त तर्क का उपयोग करके समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं। जैसे इस अवस्था में किशोर न्याय, स्वतंत्रता, प्रेम और नैतिकता जैसी अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोच सकते हैं। वे बीजगणित और ज्यामिति जैसे अमूर्त गणितीय समस्याओं को हल करने में सक्षम होंगे और दार्शनिक और नैतिक मुद्दों पर बहस कर सकते हैं। मतलब जो आंखों के सामने ना हो उसके बारे में सोच सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, तो ये श्रेय किसको जाता है? कोहलबर्ग, स्किनर, जीन पियाजे या फिर पावलोव को? तो किसको जाता है इसका श्रेय? तो जीन पियाजे को जाता है। अब जो ये जीन पियाजे हैं, इनके संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक केंद्रीय विचार है। अब इनका सिद्धांत भी था, ये भी आप याद रखिएगा, ये वाला संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो इसका केंद्रीय विचार है कि बच्चे सक्रिय रूप से अपनी दुनिया के बारे में अपनी समझ का निर्माण करते हैं, निष्क्रिय रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते हैं, बल्कि अनुभव के माध्यम से सीखते हैं। अपनी मौजूदा मानसिक संरचना मतलब स्कीमा में नई जानकारी को आत्मसात करते हैं और आवश्यकता के अनुसार उन्हें समायोजित भी करते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, एक नई वस्तु को पकड़ता है, उसे चूसता है, और यह क्रिया उसे वस्तु के बारे में जानकारी जैसे कि उसका आकार, बनावट, स्वाद प्राप्त करने में मदद करती है और इस जानकारी को अपने मौजूद स्कीमा में शामिल करती है। यदि वस्तु अप्रत्याशित व्यवहार करती है, जैसे कि वह टूट जाती है, तो बच्चा अपना स्कीमा को समायोजित कर सकता है। तो ये जो विचार जो है यहाँ पर जीन पियाजे का था कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है अनुवांशिकता से। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना गया है, स्थिर, प्राथमिक, गौण या फिर गत्यात्मक। तो अनुवांशिकता को कौन सी माना गया है? तो स्थिर माना गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर। अब जो अनुवांशिकता, इसको एक स्थिर सामाजिक संरचना माना गया है क्योंकि यह जन्म के समय माता पिता से प्राप्त होती है और जीवन भर अपेक्षाकृत अपरिवर्तनीय रहती है, और यह व्यक्ति के शारीरिक और कुछ हद तक मानसिक लक्षणों को नींव भी रखती है जो सामाजिक अंतःक्रिया और भूमिकाओं को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि एक बच्चा है, एक बच्चे को अपने माता पिता से कुछ शारीरिक विशेषताएं जैसे कि आंखों का रंग, ऊंचाई
और कुछ स्वभावगत प्रवृत्तियां विरासत में मिलती है। ये अनुवांशिक कारक सामाजिक संदर्भों में बच्चों की उपस्थिति और दूसरों की प्रतिक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन ये स्थिर रहते हैं और सामाजिक अनुभव से आसानी से नहीं बदलते हैं। तो कुछ देखा भी हो, कुछ माँ बाप काले हैं तो उनके बच्चे भी आगे काले ही होते हैं, लंबे हैं तो लंबे होते हैं, लगभग 99% तो ऐसे ही होता है। तो ये सारे गुण जो अपने माता पिता, जो अपने वंशज, जो पूर्वज, उनसे मिलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जीन पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था। जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु तक के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के प्रयोग के द्वारा, इंद्रिय के प्रयोग के द्वारा, निष्क्रिय शब्दों के समझने के द्वारा या मूर्त तरीके से। तो जन्म से 2 वर्ष तक के जीन पियाजे के अनुसार जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा सबसे बेहतर तरीके से सीख सकता है। कैसे सीखेगा? अपनी इंद्रियों के माध्यम के द्वारा। तो इसे क्या देते हैं? संवेदी पेशी अवस्था। सबसे पहली है इंद्रजनित गामक अवस्था भी कह देते हैं इसे, जन्म से 2 साल की होती है। तो इसमें शिशु और छोटा बच्चा अपनी इंद्रियां, देखना, सुनना, छूना, चखना, सूंघना और शारीरिक हरकतें जैसे पकड़ना, चूसना और रेंगना, इनके माध्यम से दुनिया के बारे में सीखता है। और इस अवस्था में उनकी बुद्धि उनकी संवेदी और मोटर गतिविधियों तक ही सीमित होती है। जैसे कि एक शिशु है, एक रंगीन खिलौने को देखता है, पकड़ता है, मुंह में डालता है और उसे हिलाता भी है। इन संवेदी और मोटर क्रियाओं के माध्यम से वह खिलौने के रंग, आकार, बनावट और ध्वनि के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। मतलब क्वेश्चन आ जाता है, अवधारणाओं का मुख्य रूप से हिस्सा है सामाजिक, संवेगात्मक, बौद्धिक या शारीरिक विकास। तो अवधारणाओं का मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है या अवधारणाओं का विकास बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अब अवधारणाओं का विकास यानी कि विचार और समझ का निर्माण मुख्य रूप से जो बौद्धिक अर्थात संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा है, और यह सोचने, तर्क करने, समस्या हल करने और दुनिया को समझने की क्षमता से संबंधित है। जैसे जैसे बच्चा बढ़ेगा वह नई अवधारणाएं सीखता है और मौजूदा अवधारणाओं को परिष्कृत करता है। जैसे कि एक बच्चा है, पहले कुत्ते की अवधारणा को केवल अपने पालतू जानवर से जोड़ सकता है, लेकिन जैसे जैसे वह और कुत्तों को देखता है, उनके बारे में सुनता है, उसकी कुत्ते की अवधारणा व्यापक होती जाती है, जिसमें विभिन्न नस्ल, आकार और स्वभाव के कुत्ते शामिल होते हैं। सबसे पहले तो उसने कुत्ते के बारे में देखा कि कुत्ता ऐसा होता है। अब कुत्ते भी कई प्रकार के होते हैं, उनके रंग भी अलग है, नस्ल भी अलग अलग होती है, आकार भी अलग अलग है, स्वभाव भी सभी कुत्तों का अलग अलग होता है। तो ऐसे बच्चे नई नई बातों को सीखते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो ये कथन था यहाँ पर। अब कथन जो है ये सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों से प्रभावित नहीं करता है। गलत है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आएगा। अब कौन सी वाली बात ठीक है? इसमें बात तो जो है यहाँ पर पहले वाली ही ठीक है, जो ऑप्शन ए में आई है। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतर संबंधित है। बच्चे का जो स्वस्थ शारीरिक विकास है उसके समग्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है। शारीरिक स्वास्थ्य बच्चे की ऊर्जा के स्तर, एकाग्रता और सीखने की क्षमता को प्रभावित करता है, जो बदलने में उसके संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करता है। विकास के सभी पहलू आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे एक स्वस्थ बच्चा अधिक ऊर्जावान होगा और सीखने की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने में सक्षम होगा, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने से बच्चे का आत्मविश्वास और आत्मसम्मान भी बढ़ सकता है, जो उसके सामाजिक और भावनात्मक विकास को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, खिलौने की आयु। अब खिलौने की आयु कौन सी है अवस्था है? पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर, शैशव या कोई सी भी नहीं। खिलौने की आयु कौन सी है? अब खिलौने की जो आयु यहाँ पर मानी गई है, तो ये पूर्व बाल्यावस्था होती है, जो 2 से 6 साल की है। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा गया है, पूर्व और उत्तर में। अब ये वैसे तो 0 से 5 तो शैशवावस्था, फिर 6 से 12 बाल्य, 12 से 18 किशोर, 18 से आगे युवा, फिर ये जो है शैशव के बाद बाल्य, इसको भी 2 भागों में बांट दिए गए हैं, पूर्व और उत्तर में।
अब पूरा बाल्यावस्था 2 से 6 की आयु को अक्सर खिलौने की आयु कहा गया है, क्योंकि इस अवधि में बच्चे खेलने और खिलौनों के साथ अत्यधिक व्यस्त रहते हैं। खिलौने उनकी कल्पना, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाते हैं। वे खिलौनों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं जो उन्हें दुनिया को समझने और सामाजिक भूमिकाओं का अभ्यास करने में मदद करते हैं। पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे गुड़िया, कार, ब्लॉक और अन्य खिलौनों के साथ खेलते हैं। वे काल्पनिक खेल खेलते हैं जैसे कि डॉक्टर बनना, शिक्षक बनना, घर का खेल खेलना, जिसमें खिलौना महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करते हैं। मैडम बच्चा, डॉक्टर डॉक्टर, तो बहुत सारे खेल ऐसे बच्चे खेलते हैं जिसमें मुख्य रूप से एक तो डॉक्टर बनना, एक मैडम मास्टर, मैडम बच्चा, ये सबसे ज़्यादा बच्चे खेलते हैं। इसके बाद है निम्न में कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की या खेलने की अवस्था। विशेषता नहीं है दल समूह वाली, क्योंकि पूर्व बाल्यावस्था जिसमें बच्चे आमतौर पर समानांतर खेलते हैं, जिसका मतलब है कि वे दूसरे के पास खेलते हैं लेकिन उसके साथ सक्रिय रूप से बातचीत या सहयोग नहीं करते हैं। वे अभी तक पूरी तरह से समूह में रहने और समूह नियमों का पालन करने के लिए विकसित नहीं हुए होते हैं। दलीय समूह में रहने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यावस्था में अधिक होगी। अनुकरण करना, प्रश्न पूछना और खेलना पूर्व बाल्यावस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए पूर्व बाल्यावस्था के बच्चे अक्सर एक ही कमरे में अलग अलग खिलौनों से खेलते हुए दिखाई देंगे। वे एक दूसरे को देख सकते हैं लेकिन वे एक साझा लक्ष्य के साथ मिलकर नहीं खेलेंगे। वे वयस्क और बड़े बच्चों की हरकतों और बातों का अनुकरण करते हैं, लगातार यह क्या है, कैसे जैसे प्रश्न पूछते हैं और विभिन्न प्रकार के खेलों में इसमें संलग्न रहते हैं। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर इसका ये जो है ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है उत्तर बाल्यावस्था में बालक बौद्धिक वस्तु के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लग जाता है। तो किस में लग जाता है? द्रव्यमान में, द्रव्यमान और संख्या में, संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में। तो जो उत्तर बाल्यावस्था है इसमें तो परिवर्तन समझने लग जाता है तो द्रव्यमान में, संख्या और क्षेत्र में। अब कौन सी अवस्था है? तो पहले तो हमने 2 से 6 वाली पढ़ी थी, अब ये 6 से 12 की है। तो बाल्यावस्था वो होती है 6 से 12 की है, इसी को बांटा गया है 2 भागों में। अब उत्तर बाल्यावस्था जो इसमें बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अधिक परिष्कृत हो जाता है और वे मूर्त से क्रियात्मक अवस्था में होते हैं, जहाँ वे तार्किक रूप से सोच सकते हैं, खासकर भौतिक वस्तुओं के बारे में। वे संरक्षण मतलब कंजर्वेशन की अवधारणा को समझने लगते हैं, जिसका मतलब है कि वे समझने लग जाते हैं कि किस वस्तु का कुछ भौतिक गुण जैसे कि द्रव्यमान, संख्या और आयतन तब तक स्थिर रहता है जब तक उसका रूप बदल दिया जाता है। वे द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों को समझने में सक्षम हो जाते हैं। जैसे कि यदि आप एक ही मात्रा के पानी को 2 अलग अलग आकार के गिलासों में डालते हैं तो उत्तर बाल्यावस्था का बच्चा समझ जाएगा कि दोनों गिलास में पानी की मात्रा एक जैसी है, भले ही पानी का स्तर अलग अलग हो। इसी तरह यदि आप मोम के गेंद को चपटा करते हैं तो बच्चा समझ जाएगा कि इसका द्रव्यमान वही रहता है। वे संख्याओं के विभिन्न तरीकों से व्यवस्थित करने पर भी उनकी संख्या को समझ सकते हैं और ये भी समझ सकते हैं कि एक ही क्षेत्र को अलग अलग आकृतियों में विभाजित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है विकास का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है। परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, अभिप्रेरणा में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है, या परिपक्वता में अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। अब विकास का मतलब क्या है? अब विकास का जो अर्थ है यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आया है, परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला विकास का एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन शामिल है जो व्यक्ति में समय के साथ होते हैं, और ये परिवर्तन परिपक्वता आनुवंशिक रूप से निर्धारित शारीरिक और मानसिक परिवर्तन और अनुभव वातावरण के साथ अंतःक्रिया से प्राप्त और दोनों के परिणामस्वरूप होते हैं। विकास एक सतत और व्यवस्थित प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। जैसे कि एक बच्चा है, उसका चलना, सीखना, परिपक्वता मतलब शारीरिक मांसपेशी और तंत्रिका तंत्र का विकास और अनुभव, चलने का अभ्यास, दोनों का ही परिणाम है। तो इसी तरह भाषा का विकास जैविक क्षमता और भाषाई वातावरण के संपर्क का परिणाम है।
अगला क्वेश्चन आ जाता है, विकास के संदर्भ में कौन सा एक ठीक नहीं है। विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से भी प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। अब एक ठीक नहीं है इसमें, वो कौन सा वाला है? अब नहीं है तो कौन सा? ये वाला, कि विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है, ये वाला ठीक नहीं है। विकास केवल स्वाभाविक रूप से होने वाली प्रक्रिया नहीं है, यह पर्यावरण और अनुभव से भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगा। उचित उत्तेजना, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान करके विकास को बढ़ाया और अनुकूलित किया जा सकता है, जबकि परिपक्वता विकास में एक भूमिका निभाती है। सीखने और सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। यदि एक बच्चे को बचपन में पर्याप्त पोषण और चिकित्सा देखभाल नहीं मिलती है तो उसका शारीरिक विकास बाधित हो सकता है। इसी तरह यदि एक बच्चे को सीखने के लिए उत्तेजक वातावरण नहीं मिलता है तो उसका संज्ञानात्मक विकास धीमा हो सकता है। शिक्षा और सकारात्मक सामाजिक अंतःक्रियाएं बच्चे के विकास का महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था का नहीं है? अब उत्तर बाल्यावस्था का नहीं है कौन से वाला? सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना या अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है वो कौन सी है? तो यही पुरुषोचित या फिर स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, ये वाली ठीक नहीं है उत्तर बाल्यावस्था के लिए। अब पुरुषोचित या फिर स्त्रीयोचित जो सामाजिक भूमिका है इसको लिया गया है यहाँ पर। तो किशोरावस्था का अधिक विशिष्ट विकासात्मक कार्य है पुरुषोचित या स्त्रीयोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। किसका है? किशोरावस्था का विशिष्ट विकासात्मक कार्य। जब बच्चे अपने लिंग पहचान और समाज में अपनी भूमिकाओं के बारे में अधिक जागरूक होते हैं। उत्तर बाल्यावस्था में बच्चे सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल विकसित करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना और अपने साथियों के साथ सामाजिक संबंध बनाना सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे कि उत्तर बाल्यावस्था है, इसके बच्चे दौड़ना, कूदना, गेंद फेंकना और फेंकना, पकड़ना और फेंकना जैसे बुनियादी शारीरिक कौशल सीखते हैं, जो उन्हें विभिन्न खेलों में भाग लेने में मदद करता है। वे अपनी देखभाल करना सीखते हैं, जैसे कि कपड़े पहनना, स्कूल का काम व्यवस्थित करना, जिससे वे आत्मनिर्भर बनते हैं, दोस्ती बनाते हैं और अपने साथियों के साथ सहयोग करना और प्रतिस्पर्धा करना सीखते हैं। तो लिंग भूमिकाओं की गहन समझ और उन्हें अपनाने पर इस उम्र में इतना जोर नहीं होता है। नेक्स्ट आ जाता है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन स्तर के साथ साथ अचेतन स्तर भी है। तो कौन सा सिद्धांत बताता है? गुण, प्रकार, मनोविश्लेषण या व्यवहार सिद्धांत कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की चट्टान की तरह है जो अधिकांशतः छिपा रहता है। अब इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी को लिया गया है कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब मनोविश्लेषणात्मक किनका था? सिगमंड फ्राइड का था, ये भी आप याद रखिएगा। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिसे सिगमंड फ्राइड ने विकसित किया था, मानव मन की तुलना एक बर्फ की चट्टान से करता है। बर्फ की चट्टान का केवल एक छोटा सा हिस्सा पानी की सतह के ऊपर दिखाई देता है जो चेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी वर्तमान जागरूकता की विचार, भावनाएं और संवेदनाएं। चट्टान का अधिकांश भाग पानी के नीचे छिपा रहता है जो अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है। दबी हुई इच्छाएं, यादें और भावनाएं जो हमारी जागरूकता से बाहर है लेकिन हमारे व्यवहार को प्रभावित करती है। तो सिगमंड फ्राइड जैनों ने एक पूर्व चेतन स्तर का भी प्रस्ताव रखा था जिसमें यदि ऐसी यादें और भावनाएं शामिल हैं जिन्हें आसानी से सचेत मन में लाया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति है जिसे बचपन में कोई दर्दनाक अनुभव हुआ हो तो वह उस घटना को सचेत रूप से याद नहीं रख सकता। अचेतन मन में दबी हुई लेकिन यह चेतन स्मृति वैश्यकता में उसके व्यवहार को प्रभावित कर सकती है। मतलब अगर बचपन में कोई जो कुछ घटना हुई हो तो बाद में तो याद आ सकती है वो। इसके बाद है, इनमें से कौन सा कथन विकास के बारे में सही नहीं है? अब एक सही नहीं है इसमें,
कि विकास अंतःक्रिया का फल है, व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगम है, एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, एक विशेष से सामान्य की ओर होता है। अब नहीं में था यहाँ पर, तो यही हो जाएगा कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होगा। विकास विशेष से सामान्य की ओर होता है। विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, न कि विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसका मतलब है कि बच्चे पहले सामान्य प्रतिक्रिया या फिर कौशल विकसित करते हैं और फिर वे अधिक विशिष्ट और परिष्कृत होते जाते हैं। उदाहरण के लिए एक शिशु पहले अपने पूरे हाथ से किसी वस्तु को पकड़ता है, तो सामान्य क्रिया हो गई, और फिर धीरे धीरे उंगली और अंगूठे का उपयोग करके अधिक सटीक पकड़ या विकसित करता है, तो ये होगी विशिष्ट क्रिया। मतलब कोई भी खिलौना है, छोटा बच्चा चल तो सकता नहीं, अब वो क्या करेगा, तो उस चादर को या खींचेगा या धीरे धीरे सरक के जाएगा, और जैसे जैसे वो बड़ा हो जाएगा तो एकदम से खड़े होकर उस चीज़ को भी उठा लेगा वो। उदाहरण के लिए जैसे भाषा विकास है, इसमें एक बच्चा पहले सामान्य ध्वनियाँ जैसे कि बड़बड़ाना उत्पन्न करता है, फिर विशेष ध्वनि, स्वर और व्यंजन, फिर शब्द और अंत में वाक्य बनाना सीखता है। तो ये जो विकास है, एक बच्चा पहले पूरे शरीर की गतिविधियाँ को नियंत्रित करता है और फिर हाथ और उंगलियों को की अधिक विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करना सीखता है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव में प्रत्यक्ष होती है। तो ये अवस्था कौन सी है? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्ष होगी। अब ये अवस्था जो है यहाँ पर बताना है, 7 से 12 मूर्त अनुभव एवं प्रत्यक्ष की। ये पहले भी आया था, हमने क्वेश्चन किया था। 12 वर्ष से वयस्क तक, 2 से 7 या जन्म से 2। तो कौन सी थी अवस्था? यही थी ऑप्शन ए वाली। तो जिन प्याजे जो है इनका था संज्ञानात्मक विकास का स्थान। तो इनके अनुसार 7 से 12 वर्ष की आयु, जिसे मूर्त से क्रियात्मक अवस्था हमने पढ़ा था, बच्चे अमूर्त विचारों की तुलना में मूर्त अनुभव और प्रत्यक्ष वस्तुओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में बेहतर होंगे। वे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जैसी मानसिक क्रियाओं को समझ सकते हैं, लेकिन ये क्रियाएं अभी भी भौतिक वस्तुओं और घटनाओं से जुड़ी होती है। अमूर्त सोच की क्षमता औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष और इससे अधिक में विकसित होती है। जैसे एक बच्चा है, इस आयु का एक बच्चा है, तो समझ सकता है कि यदि आप एक ही आकार के 2 गिलासों में समान मात्रा में पानी डालते हैं और फिर एक गिलास के पानी को एक लंबे और पतले गिलास में डालते हैं, तो अभी दोनों में पानी की मात्रा समान है। तो ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनके रंग, आकार, कार्य के आधार पर वर्गीकृत कर सकता है। तो ये हो गया वर्गीकरण। और वे वस्तुओं को उनके आकार या लंबाई के अनुसार क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, ये होगी क्रमबद्धता। हालांकि वे जटिल दार्शनिक अवधारणाओं या काल्पनिक स्थितियों के बारे में आसानी से नहीं सोच पाएंगे। तो ऑप्शन जो है इसका 7 से 12 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? अभिभावक और अध्यापक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, वंश संक्रमण, वातावरण, या कोई भी नहीं। मानव का विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम होता है? तो इन दोनों का है, वंश संक्रमण और साथ में वातावरण का। अब जो मानव का विकास है, वंश संक्रमण, जेनेटिक्स और वातावरण, इन्वायरमेंट, इनके बीच जटिल अंतःक्रिया का परिणाम है। वंश संक्रमण हमें अपने माता पिता से कुछ जन्मजात क्षमताएं और प्रवृत्तियां प्रदान करता है, जबकि वातावरण में हमारे आसपास की भौतिक और सामाजिक दुनिया शामिल है जो हमारे विकास को आकार देती है। दोनों कारक मिलकर एक व्यक्ति की शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। जैसे कि एक बच्चा है, अपने माता पिता से बुद्धि की एक निश्चित क्षमता विरासत में मिल सकती है, उसे कहेंगे वंश संक्रमण, लेकिन उस बुद्धि का वास्तविक विकास और व्यक्ति उस वातावरण पर निर्भर करेगी जिसमें बच्चा बढ़ता है, जिसमें शिक्षा, पोषण और सामाजिक उद्देश्य शामिल है। तो ये हो गया वातावरण। अब वंश संक्रमण तो जो आपको गुण आपको पूर्वजों से मिल रहे, मतलब पिता से, उसके पिता से। और वातावरण होगा जैसे आपका परिवार का माहौल है, आस पड़ोस का माहौल है, वो वाला वातावरण कैसा है, लड़ाई झगड़े वाला है या शांत वातावरण है, ज़्यादा ट्रैफिक है, प्रदूषण है, तो इन सभी का प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से कौन जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? अब बौद्धिक विकास का एक निर्धारक तत्व नहीं है, वो कौन सा है?
सामाजिक संचरण, अनुभव, संतुलीकरण या कोई सा भी नहीं। तो इसमें देखें तो यहाँ पर कौन सा रहेगा इसका, तो ये वाला हो जाएगा सामाजिक संचरण। अब जो जिन पियाजे हैं इनका संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है इसके अनुसार बौद्धिक विकास के 3 मुख्य निर्धारक तत्व हैं, जिसमें परिपक्वता, अनुभव और संतुलीकरण ये आ जाते हैं। अब परिपक्वता क्या है, मैच्योरेशन क्या देते हैं जिसको, मैच्योर होना, परिपक्व होना। तो जैविक रूप से निर्धारित परिवर्तन जो समय के साथ होंगे। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस, भौतिक दुनिया के साथ प्रत्यक्ष तंत्र क्रिया के द्वारा होंगे। संतुलीकरण, इक्विलिब्रेशन मतलब संज्ञानात्मक संरचना में संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया। तो सामाजिक संचरण इसमें रहेगा यहाँ पर। तो क्योंकि नहीं में आया था क्वेश्चन, जिन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है सामाजिक संचरण, क्योंकि इसमें परिपक्वता है, अनुभव है और संतुलीकरण भी है। तो सामाजिक संचरण ही है इसमें। सामाजिक संचरण क्या है, सोशल ट्रांसमिशन, यानी दूसरों से सीखना, जिन पियाजे के सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण कारक नहीं माना गया है। लेव वाइगोत्स्की जैसे अन्य वैज्ञानिक ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिका पर जोर दिया था। जैसे कि एक बच्चा है वस्तुओं को पकड़ना छोड़ना सीखता है, क्योंकि उसका जो मोटर कौशल है वो परिपक्व होता है, और वह यह सीखता है कि एक गेंद लुढ़कती है, और जब वह उसके साथ खेलता है, जब वह एक नई वस्तु का सामना करता है जो उसके मौजूद स्कीमा में फिट नहीं होती, तो वह संतुलन बनाए रखने के लिए अपनी स्कीमा को समायोजित करता है, मतलब संतुलीकरण। जबकि बच्चा दूसरों को देखकर भी सीख सकता है। तो जिन पियाजे ने व्यक्तिगत अन्वेषण और संज्ञानात्मक संरचना के अतिरिक्त समझन पर अधिक ध्यान केंद्रित किया था। तो ऑप्शन ए जो है इसमें नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा गया था, बाकी 3 हो जाएंगे, परिपक्वता, अनुभव और संतुलीकरण। अगला क्वेश्चन आ जाता है सिगमंड फ्रायड और जिन पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु जिन पियाजे ने कहा कि विकास की अवस्था वातावरण कारकों से निर्धारित होंगी, सहस्रावस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा या फिर कुछ भी नहीं कहा था। तो क्या बात थी यहाँ पर ठीक इसमें, अब जो ऑप्शन सी में आई है ये वाली, कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक जो बदलाव है इसके बारे में इन्होंने कहा था। अब जो सिगमंड फ्रायड है इन्होंने मनोयौनिक विकास की अवस्थाओं पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि जो जिन पियाजे है इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर जोर दिया था। जिन पियाजे का कहना था कि बच्चे अलग अलग उम्र में दुनिया को कैसे समझते हैं और सोचते हैं, और उन्होंने इन परिवर्तनों को समझाने के लिए संज्ञानात्मक विकास में गुणात्मक बदलाव पर जोर दिया था। और उन्होंने यह नहीं कहा था कि विकास की अवस्थाएं केवल वातावरणीय कारकों से निर्धारित होगी या सहस्रावस्था के अनुभव ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण होंगे। जैसे जिन पियाजे ने बताया था कि संवेदिक प्रेरक अवस्था में बच्चे इंद्रियों और हरकतों के माध्यम से सीखते हैं। पूर्व सक्रियता अवस्था में प्रतीकात्मक सोच विकसित करते हैं, लेकिन तार्किक रूप से नहीं सोच पाते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में मूर्त वस्तु के बारे में तार्किक रूप से सोच सकते हैं, और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में अमूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। तो यह अवस्थाएं संज्ञानात्मक क्षमताओं में गुणात्मक जो बदलाव है उसको दिखाती है। इसके बाद आ जाता है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु व घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो उसको कहा जाएगा। अब ये संवेदन प्रणोद अवस्था है, औपचारिक है, पूर्व है या मूर्त सक्रियात्मक अवस्था है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु व घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। अब तर्क के साथ कौन सा में करेगा, जो तीसरी अवस्था होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, ये वाली 7 से 12 की जो होती है। तो इसमें बच्चा क्या भौतिक वस्तु और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है जो उसके सामने हो। वे संरक्षण, वर्गीकरण और क्रमबद्धता जैसे तार्किक क्रियाओं को समझने लगता है, लेकिन उनकी सोच कभी भी मूर्त अनुभव तक सीमित ही रहेगी, तो अमूर्त में नहीं जाते। जैसे एक आयु का बच्चा समझ सकता है कि यदि आप एक ही आकार के 2 गिलास में समान मात्रा में पानी डालते हैं और फिर एक गिलास के पानी को एक लंबे और पतले गिलास में डालते हैं, तो वे दोनों में पानी की मात्रा समान है। तो ये विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकरण कर सकता है और उन्हें क्रम में लगा सकता है। नेक्स्ट आ जाता है बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता कौन सी है।
बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर होते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। यह बचपन वृद्धि में परिवर्तन की अनूठी अवधि है। तो बचपन का एक सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता कौन सी है? बचपन के बारे में पूछा गया यहाँ पर। तो अब जब यहाँ पर देखें तो यही हो जाएगा इसका कि बचपन जो है वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि मानी गई है। अब जो बचपन है इसका समकालीन दृष्टिकोण यह मानता है कि यह वृद्धि और परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, जिसके अपने विशिष्ट विकासात्मक कार्य और आवश्यकताएं और विशेषताएं हैं। यह न तो वयस्कों के समान है और न ही यह केवल वयस्कता की तैयारी की अवधि है। इस दृष्टिकोण में बच्चों को सक्रिय शिक्षार्थी और अपने विकास में योगदानकर्ता के रूप में देखा जाता है। जैसे बचपन में तेजी से शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास होगा, जो वयस्कता से भिन्न होगा। बच्चे दुनिया को अलग तरह से समझते हैं और उनके सीखने के तरीके वयस्कों से भी अलग होंगे। बचपन में खेलने, सामाजिक अंतःक्रिया करने और खोज करने का महत्व इस अवधि की विशिष्ट आवश्यकताओं को दिखाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, ये हो गया है, मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है? मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वभौमिक है। तो मत, आरोपण, अंगीकरण, अनुकरण या अभिवृद्धि। तो मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वभौमिक है, इसका मतलब क्या है? तो इसका अर्थ जो है यहाँ पर ये लिया गया है अंगीकरण से। अब मानवीय मूल्य जो प्रकृति में सार्वभौमिक है, इसका मतलब है उन मूल्यों को स्वीकार करना और अपनाना जो सभी मनुष्यों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण और मूल्यवान मान जाते हैं, चाहे उनकी संस्कृति, पृष्ठभूमि या व्यक्तिगत मान्यताएं कुछ भी हो। अंगीकरण का अर्थ है किसी चीज को स्वेच्छा से स्वीकार करना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाना। मत आरोपण का अर्थ है किसी चीज को जबरदस्ती थोपना। अनुकरण का मतलब है नकल करना और अभिवृद्धि किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक भावना या फिर राय। जैसे कि सत्य, न्याय, प्रेम, करुणा और अहिंसा जैसे मूल्य कई संस्कृतियों, समाजों में सार्वभौमिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इन मूल्यों का अंगीकरण मानव समाज के सामंजस्य और कल्याण के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? अब ये किशोर अवस्था है, पूर्व बाल्यावस्था, ये वयस्क अवस्था है। तो अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं किसमें? जो किशोर अवस्था है। कौन सी होती है? 12 से 18 साल वाली। तो इसमें बच्चे अपने समकक्षी समूह के घनिष्ठ संबंध को विकसित करेंगे और सामाजिक पहचान और स्वीकृति के लिए उन पर बहुत अधिक निर्भर होते हैं। वे समूह गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं और अपने साथियों की राय और मूल्य से काफ़ी प्रभावित होंगे। बाल्यावस्था में भी बच्चे साथियों के साथ खेलते हैं, लेकिन किशोर अवस्था में यह संबंध अधिक महत्वपूर्ण और जटिल हो जाता है। अब किशोर जो अक्सर समूह में घूमते हैं, समान रुचियां साझा करते हैं जैसे कि संगीत, फैशन, खेल, और एक दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाएं साझा करते हैं। वे सामाजिक आयोजनों में भाग लेते हैं और समूह के मानदंड और अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र क्या है? मानवीय समर्थ में परिवर्तन का परीक्षण करता है, जीवनावधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढता है, बच्चों की वयस्क तक विशिष्ट नागरिकों के साथ तुलना करना, या किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होना। अब इसमें देखें तो कौन सा सही हो सकता है इसमें? तो यही हो जाएगा कि किसी बच्चे का संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे समर्थों का कर्मिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा। अब जो बाल विकास जो है इसकी परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र, एक बच्चे का जो ये संज्ञानात्मक जो है, सोचना और सीखने की क्षमता, सामाजिक, दूसरों के साथ संबंध बनाने और बातचीत करने की क्षमता, भावनात्मक और शारीरिक समर्थन में जन्म लेने से लेकर वयस्क तक होने वाले कर्मिक परिवर्तनों और विकास की प्रक्रिया को समझना और व्याख्यान करना है, और यह इन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी कारकों की जांच करेगा। जैसे कि बालक विकास के अध्ययन में शामिल है कि बच्चे कैसे भाषा सीखते हैं, कैसे वे नैतिक भावनाएं विकसित करते हैं, कैसे उनके व्यक्तित्व का विकास होता है
और कैसे वे सामाजिक संबंधों को बनाते और बनाए रखते हैं। यह उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इस विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आनुवंशिकता हो गई, पालन पोषण हो गया, शिक्षा और संस्कृति हो गई। नेक्स्ट आ जाता है, अब जो जिन पियाजे हैं उनके अनुसार समज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी है, तो इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो 4 अवस्थाएं हैं इसमें, संवेदी, पूर्व, मूर्त और औपचारिक से क्रियात्मक अवस्था। संवेदी या निर्जनित कामक अवस्था, तो इसे जन्म से 2 साल की कह देते हैं, पूर्व 2 से 7, मूर्त 7 से 11 और औपचारिक इससे आगे की। जैसे कि पहले बताया गया है, प्रत्येक अवस्था में बच्चे की सोचने, दुनिया को समझने के तरीके में गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। संवेदी प्रत्येक अवस्था में शिशु इंद्रियों और हरकतों से सीखते हैं, और जबकि औपचारिक क्रियात्मक अवस्था में किशोर मूर्त रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, लॉरेंस कोलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, तो कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या गामक के लिए। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है, अर्थात जो नैतिक विकास है उसके लिए जाने जाते हैं नहीं। अब लॉरेंस कोलबर्ग का कौन सा था? नैतिक विकास का सिद्धांत। उन्होंने नैतिक तर्कना के चरणों का एक विस्तृत मॉडल प्रस्तावित किया था, और जिसमें बताया था कि व्यक्ति नैतिक दुविधाओं के बारे में कैसे सोचते हैं और उनके नैतिक निर्णय कैसे बदलते हैं, और कैसे वे बड़े होते हैं। कोलबर्ग ने हाइंस की सुविधा जैसे कि काल्पनिक नैतिक परिदृश्य का उपयोग करके लोगों को नैतिक तर्कना का अध्ययन कराया था, और उन्होंने पाया कि नैतिक तर्कना के स्तर और चरण स्वाभाविक रूप से एक निश्चित क्रम में विकसित होते हैं। तो बस इतना आप याद रखिएगा। लॉरेंस कोलबर्ग का जो ये विकास का क्षेत्र है कि कौन से शोध के लिए जाने जाते हैं? नैतिक विकास के लिए। नैतिक विकास के सिद्धांत था इनका लॉरेंस कोलबर्ग का। तो ये तो हमारे यहाँ पर बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और इसके बाद में फिर जो हमारी हिंदी ग्रामर जो है इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम करेंगे। तो इसके बाद हमारे हिंदी ग्रामर जो इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है ये आ चुका है। आच्छादन जो शब्द है इसमें उपसर्ग यहाँ पर बताना है कि आच्छादन में उपसर्ग कौन सा आया है। आछ है, आ है या फिर अ है। तो आच्छादन जो है इसमें उपसर्ग कौन सा है, और इसमें जो अगर देखें तो ऑप्शन रहेगा सी वाला। तो आ जो है यहाँ पर इसमें उपसर्ग आया है, और उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के शुरू में लगेंगे। जैसे यहाँ पर आ शुरू में आया है तो ये हो गया उपसर्ग, और प्रत्यय जो शब्द के अंत में लगते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर उपसर्ग की बात हुई थी, तो उपसर्ग जो इसमें हो जाएगा सी आ। नेक्स्ट है उपसर्ग सहित शब्द बताना है, इसमें कौन सा है? प्रयोग, ममता, प्रतिमा या फिर प्रस्ताव। उपसर्ग सहित शब्द, अब यहाँ पर देखें तो ये जो ऑप्शन ए में आया है प्रयोग, ये वाला यहाँ पर उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है इसमें? ये जो प्र जो आया है ये वाला इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द एक से अधिक उपसर्गों से बना है? तो एक से ज्यादा उपसर्ग है यहाँ पर पर्यावरण में, असुरक्षित, अधकचरा या अत्याचार। तो एक से ज्यादा है। अब कौन से में है एक से ज्यादा? तो ये जो ऑप्शन एक में आया है पर्यावरण, इसमें, क्योंकि इसमें परि भी आया है, आ भी आया है। परि और आ उपसर्ग पूर्वक वृ धातु है वर्ण करने अर्थ में, वृ धातु है वर्ण करने अर्थ में, तो उससे मिलकर बना है। 2 उपसर्गों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, आत्म त्याग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ग है, त्याग है, आ या फिर आत्म? आत्म त्याग, तो इसमें जो है ऑप्शन रहेगा डी वाला हमारा, तो आत्म हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी या फिर फारसी का है? तो अरबी या फिर फारसी का कौन सा है? उप, को, ना या फिर पर? अरबी और फारसी का है, अरबी या फिर फारसी का। तो ये जो ऑप्शन सी में आया है ना वाला। उप, कु, सु, स, पर आदि कुछ उपसर्ग हैं जो हिंदी के हैं, ये जो इसके अलावा हैं ये सारे हिंदी के हैं। जबकि ना, वद, ला, ना, वद, ला आदि जो है ये अरबी या फिर फारसी के उपसर्ग हैं। ना काबिल, ना समझ, ना मुराद, तो ऐसे शब्द इससे बन जाते हैं।
इसके बाद आ जाता है एन वक्त। इसमें कौन सा उपसर्ग है एन वक्त में? एन वक्त, एन या आई, तो कौन सा है यहाँ पर उपसर्ग? इसमें उपसर्ग की बात करें तो इसमें ऑप्शन आएगा डी वाला। तो ये जो एन जो यहाँ पर आया है ये वाला इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाता है? हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग, प्रत्यय, आगत उपसर्ग, अव्यय या फिर निपात। तो विदेशी भाषा से आए हुए उपसर्ग क्या कहा जाएगा उनको? तो उनको हम आगत उपसर्ग कहेंगे, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। और कितनी संख्या होती है इनकी? संख्या की बात करें तो 19 संख्याएं इनकी मानी गई हैं। जैसे अल, कम, खुश, गैर, ना, ब, बद, ला, सर, हम, हर, किला, बे, बा, फिल, फी और दर। तो ये वाला दर, ये वाला। तो इस प्रकार से जहाँ 19 ये माने गए हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है, इनमें से सम उपसर्ग से निर्मित शब्द रूप कौन सा है? तो जो ये सम उपसर्ग जो इससे बना है, अब संस्कृत है, सम्मेलन, संस्कार या ये सभी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन जो है इसमें डी वाला हमारा हो जाएगा। मतलब ये सारे के सारे जो इसमें माने गए हैं संस्कृत, सम्मेलन, संस्कार, तो सभी में सम का प्रयोग हुआ है। ये संस्कृत होता है, आधे संस्कृत बोलते हैं इसको, तो संस्कृत होता है, सम उपसर्ग यहाँ पर इसमें माना गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अतियुक्ति। यहाँ पर भी जो है इसमें उपसर्ग है। अब उपसर्ग कौन सा है इसमें अतियुक्ति में? तो यहाँ पर क्या है, अगर हम देखें तो यण संधि, जो यण संधि का भी बन जाता है, तो क्योंकि वह भी इसकी जैसी है। तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो ऑप्शन बी में आया है अति उपसर्ग है, यण संधि हो गई तो ई को या हो जाएगा, तो याद हो जाएगा और या जुड़ जाएगा, इसमें अतियुक्ति बन जाएगा। यण संधि भी है इसमें अगर देखा जाए तो, और उपसर्ग जो है यहाँ पर इसमें अति लगा है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से उर्दू उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? जो उर्दू से बना है, कपूत, 19, खुशबू या फिर अध्यापक। उर्दू का है। अब उर्दू का कौन सा है? ये वाला है खुशबू शब्द। तो खुश और बू इससे मिलकर बना है खुशबू, तो खुश उपसर्ग से बना है। नेक्स्ट आ जाता है, इनमें से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है, मतलब उपसर्ग नहीं है एक में? अत्यधिक, सुयोग, विदेश या सुरेश में। अब नहीं है कौन सा? तो ये वाला सुरेश, इसमें सु है, अति है, वी है, तो इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बहिर्मुखी। इसमें भी उपसर्ग है, बहिर, बहिष, बहिर, बहि। अब कौन सा है इसमें उपसर्ग बहिर्मुखी में? उपसर्ग की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। तो कौन सा है? बहिर, ये वाला उपसर्ग है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है प्रत्येक। प्रत्येक शब्द में भी उपसर्ग है, प्र है, प्रति है, एक है या एक है, कौन सा है इसमें उपसर्ग? अब उपसर्गों की बात करें तो कौन सा है? ये वाला हो जाएगा इसमें, प्रति प्लस में एक। और अगर हम इसमें संधि की बात करें तो यण संधि जा इसमें हो जाएगी। ये जो ता है इसको या हो जाएगा और उसके बाद फिर ये बनेगा प्रत्येक। ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला होता है इसमें यण संधि में, तो फिर उसके बाद बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है संयोग में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ? यहाँ पर भी सम है, सन है, सु या फिर सम, तो किस उपसर्ग का यहाँ पर प्रयोग हुआ इसमें? तो इसमें भी बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर भी सम जो उपसर्ग है इसका प्रयोग हुआ है। ऐसे ही संकीर्ण है, संयम है, तो इन सारों में सम जो उपसर्ग है उसका प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है अधिकार। अधिकार में भी उपसर्ग है, कर, कार, अ या अधि, कौन सा है? अब उपसर्ग कौन सा होता है? जो शुरू में लगता है। तो जैसे यहाँ पर इसमें अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो यही इसमें उपसर्ग है। प्रत्यय होता तो ये कार जो आया है, जैसे ये वाला हो जाता है फिर इसमें। नेक्स्ट है अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष में संधि कौन सा है? यण संधि, तो कौन सा बनेगा इसका? तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए वाला, अध्यक्ष, अधि प्लस में अक्ष, ई को या होकर, तो उसमें बना फिर ये अध्यक्ष। नेक्स्ट आ जाता है संग्राम। अब यहाँ पर भी उपसर्ग आपने बताना है, सन है, सम है, स या सत, तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो इसमें भी अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, इसमें सम उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है उपसर्ग वह शब्दांश होते हैं जो
किसी शब्द के बाद में जोड़ेंगे, मध्य में, आगे या कहीं पर भी जोड़ सकते हैं। अब उपसर्ग कौन से होते हैं? तो जैसे कि शुरू में हमने आपको बताया था, उपसर्ग जो होंगे वो हमेशा शब्द के शुरू में जुड़ते हैं। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? इसका यही हो जाएगा, मतलब आगे जुड़ते हैं हमें। अधिकारी में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो इसमें जो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, आधी उपसर्ग है यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाता है किस शब्द में अ उपसर्ग नहीं लगा है? अब अ उपसर्ग नहीं है अकथ, अभेद, अनुज या अचूक में। तो अ उपसर्ग नहीं है, आप देखें तो कौन सा है? तो ये वाला हो जाएगा, अनुज। तो इसमें अ उपसर्ग नहीं है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आगमन। यहाँ पर भी उपसर्ग आपने बताना है, आ, अ, मन या आग, कौन सा है उपसर्ग इसमें? तो उपसर्गों की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, आ इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट है इनमें से निर उपसर्ग नहीं है। अब निर उपसर्ग एक में नहीं है, वो कौन से वाला है? निःशेष, निर्देश, निर्वाह या निर्भर। निर उपसर्ग जोड़ से में नहीं है, अब वो कौन से वाला है? तो यही है निःशेष, क्योंकि इसमें भी निर है, इसमें भी निर है, इसमें भी निर है। तो ये वाला जो है इसमें निहि उपसर्ग है, तो निर इसमें नहीं है। तो विसर्ग संधि का है ये रूप, कई बार आ जाता है। कौन सी संधि का है? तो विसर्ग संधि का रूप है ये। अगला क्वेश्चन है समीप, छोटा, गौण के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उर, उत, उप या अव। समीप, छोटा या फिर गौण के अर्थ में। तो यहाँ पर जो इसके अर्थ में हम प्रयोग करते हैं कौन सा? यही वाला उप का ही प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो हम किसी बुरे काम किसी को बुरा शब्द कहने के लिए इसका शब्द प्रयोग करते हैं बद का, बदतमीज, बदतर, ऐसे। तो ये संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, फारसी कौन सी भाषा का है बद शब्द? तो इसमें अगर हम देखें तो ये जो है उर्दू फारसी भाषा का शब्द है, तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है प्रत्याशा, प्रति, आशा, प्रत्याशा। तो इसमें भी उपसर्ग कौन सा है? अ है, प्रति है, प्र या प्रत्यय, कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? तो इसमें कौन सा है? तो प्रति हो जाएगा इसमें, जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो कौन सा है यहाँ पर? प्रति उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, विपरीत उल्टा अर्थ में होता है। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग। अब जैसे अतीन्द्रिय है, इसमें कौन सा है? अति, अतो या अत। तो हमेशा शुरू में तो होगा ये। अब यहाँ पर देखें तो कौन सा होगा इसमें? तो ये वाला हो जाएगा, अति प्लस में इंद्रिय, अतीन्द्रिय। तो कौन सा हो जाएगा? अति, यहाँ पर इसमें उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है दुकाल। इसमें भी उपसर्ग कौन सा है? उर्दू भाषा का है ये, हिंदी, फारसी, अरबी। दुकाल में कौन सा उपसर्ग मतलब कौन सी भाषा का है ये? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दो उपसर्ग है इसमें, दो उपसर्ग है। और दो उपसर्ग जाइए कौन सी भाषा का है? हिंदी का है, बुरा, हीन उस अर्थ में है। अगला क्वेश्चन आ जाता है ब उपसर्ग। ब उपसर्ग किस में है? बदबू, बदौलत, बदहजमी या बदनाम। ब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब कौन से में हुआ है? तो इसी में हुआ, बदौलत, इसमें हुआ है। अगला क्वेश्चन आ जाता है परिक्रमा। तो ये जो परिक्रमा है इसमें उपसर्ग है, आ है, प है, पर या परि, कौन सा उपसर्ग है परिक्रमा में? यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वाला हो जाएगा, ऑप्शन डी वाला, परि उपसर्ग हो जाएगा इसमें। परिभ्रमण, परिधि, परिशीलन, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है लोगों ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया या अधमरा किया। तो ये जो अध जो है यहाँ पर, ये संज्ञा, उपसर्ग, प्रत्यय, व्यक्ति किसके अंतर्गत आता है? क्या है यहाँ पर? तो ये जो है यहाँ पर एक उपसर्ग है, अधमरा, अधपका, अधकच्चा, अधकचरा। तो ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो अध से बने हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग का प्रयोग होता है अब शब्द के आदि, अंत, मध्य ये कहीं पर भी। तो जैसे कि पहले भी क्वेश्चन आया था तो आपको याद हो चुका होगा। तो जो शुरू है मतलब उसमें इसका प्रयोग होता है, तो आदि में इसका प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है दुरात्मा। यहाँ पर भी उपसर्ग ही आपने बताना है कौन सा है? दुर, दुरा, दुस या दुर, कौन सा है इसमें? अब इसमें भी देखें तो कौन सा हो जाएगा? दुर उपसर्ग है यहाँ पर भी। दुर मतलब
ये बुराई के लिए आता है, तो कौन सा हो जाएगा? दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला दुरात्मा, तो दुर उपसर्ग। नेक्स्ट आ जाता है प्रतिध्वनि। अब कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? प्रति, प्र, प्रत्यु या प्रत, कौन सा है? उपसर्गों की बात करें तो ऑप्शन ए वाला हो जाएगा यहाँ पर। तो कौन सा है इसमें? प्रति उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है उत। अब यहाँ पर क्या है? उत से जो निर्मित शब्द है वो आपने बताना है। अब इसमें अवकाश है, अपकार, उच्चारणीय अर्थ है, कौन सा बनेगा? उत उपसर्ग से निर्मित शब्द। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा। उत प्लस में चारण, उच्चारणता को चाव कर बनता है उच्चारण। उत्पात, उत्थान, उत्सर्ग, उल्लास, उड्डयन, उत्कंठा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इससे बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा अधिमानता। यहाँ पर भी उपसर्ग ही आपने बताना है। अ है, अधि, अधियता, कौन सा है इसमें उपसर्ग? अब उपसर्ग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा इसमें अधि उपसर्ग। अधिनियम, अधिसूचना, अधिकरण, अध्यात्म, अधिपति, अधिकार, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अधि से बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है उपसर्ग को कहेंगे हम शब्दांश, शब्द पद या वाक्यांश। तो क्या कहा जाता है इसे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। अब उपसर्ग को कहा जाएगा तो क्या कहेंगे हम उपसर्ग को? तो शब्दांश इसे कहा जाएगा। तो उपसर्ग उस शब्दांश या फिर अव्यय को कहेंगे जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। जैसे हार है, हार, इसमें अगर हमने पहले प्रा जोड़ दिया तो प्रहार जाए बन जाता है, मतलब इसका अर्थ ही चेंज हो जाता है। प्रहार मतलब किसी पर जा चोट करना, वो हो जाता है। और उप जोड़ दे तो उपहार हो जाता है, किसी को मतलब गिफ्ट वगैरह देना, उपहार। नेक्स्ट आ जाता है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ है, सु है, इत है, या अ और सु दोनों ही है। तो कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? इसमें उपसर्गों के देखें तो यही हो जाएगा। अ और सु उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, और साथ में रस धातु यहाँ पर इसमें आई है, और इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, पराजय या ओढ़ना। नहीं है, नहीं में पूछा गया है, तो ये जो ओढ़ना जो आया है शब्द, इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि अपवाद में भी अप है, और पराजय में प्रा है, और प्रभाव में प्रा है, तो इन सारों में है, बस इसको छोड़कर। अगला क्वेश्चन आ जाता है सुशिक्षित में उपसर्ग कौन सा है? प्र है, उ है, सु या सी। सुशिक्षित में उपसर्ग है। अब कौन सा है यहाँ पर? तो वो बी वाला हो जाएगा इसमें, तो सु ही उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है परिभाषा। इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अव है, अपि, परि, प्रा, कौन सा है इसमें परिभाषा में? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा? परि हो जाएगा इसमें, परि उपसर्ग पूर्वक भाष धातु हो जाएगी, उसमें बना है ये। परिक्रमा, परिचय, परिकल्पना, परिणय, परिसर, परिवर्तन, प्रवक्ता, प्रशांत, प्रवास, प्रहार, प्रबंध, प्रख्यात, प्रवेश, प्रबल, तो ये प्रा से बनते हैं, और परि तो ये परि से बनेंगे। परिक्रमा, परिचय, परिकल्पना, परिणय, परिसर, तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो परि से बनते हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है चिरायु। चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है? चिरायु में चिर है, चिरा, चिरा, यु, कौन सा है? तो कौन सा है इसमें उपसर्ग? अब इसमें देखें तो कौन सा हो जाएगा? यही वाला हो जाएगा, चिर आयु, लंबी आयु जो होता है किसी का आशीर्वाद के रूप में, तो उसके लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं चिरायु। चिर आयु मतलब लंबी आयु, तो चिर यहाँ पर इसमें उपसर्ग है। नेक्स्ट आ जाता है 19। इस शब्द में प्रयुक्त हिंदी उपसर्ग है 19 में, तो कौन सा है इसमें? 19, तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए वाला। इसके बाद आ जाता है तिराहा। यहाँ पर भी उपसर्ग ही बताना है। ती है, तीरा, तीर या ती, कौन सा है इसमें उपसर्ग? अब यहाँ पर देखें तो तीन जो रास्ते होते हैं जहाँ पर तिकोना कह देते हैं जिसको, तीन रास्ता, तो द्विगु समास में बन जाता है, तो इसमें कौन सा है? ती हो जाएगा इसमें उपसर्ग। ती रहा, तीन रास्तों का समूह, समाहार, द्विगु समास में। नेक्स्ट है अधव शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही बनेगा? नि, वे, अ या कु, कौन सा बनेगा यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो
यही हो जाएगा इसमें। अदब में कौन सा उपसर्ग है? अ। नेक्स्ट आ जाता है सच्चरित्रता। तो यहाँ पर भी इसमें आपने उपसर्ग ही बताना है कौन सा बनेगा। सच्चरित्रता ऐसे ही कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा इसमें सत उपसर्ग। नेक्स्ट आ जाता है अनासक्ति। यहाँ पर भी उपसर्ग ही बताना है इसमें कौन सा है अनासक्ति में उपसर्ग। अब इसमें अन अन दो हन है, एक में हलंत नहीं है, एक में है अन और आ। यहाँ पर भी सेम वैसे, एक में हलंत नहीं है, एक में है। अब कौन से वाला ठीक है इसमें? अब ठीक की बात करें तो ये ऑप्शन डी वाला जो आया है यहाँ पर अन और आ, अन आ सकती, तो यही है इसमें। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर अप उपसर्ग का। तो अप उपसर्ग है, अब कौन से में है? अपठित, अपवित्र, अपहरण, अपनापन। अब कौन सा है इसमें? अब यहाँ पर देखें तो अपहरण जो शब्द है, अप उपसर्ग पूर्वक क्रिया धातु है यहाँ पर हरण करने अर्थ में, तो इसी में जो अप उपसर्ग लगा है। नेक्स्ट आ जाता है खुश शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग है। अब इसमें कौन सा बनेगा? सु, ना, वी या वे, कौन सा हो सकता है? नाखुश कहते हैं, तो यही हो जाएगा इसका ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट है गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। अब गुण शब्द में कौन सा है यहाँ पर सही? बे, प्रा, कु या औ। अब इसमें अगर हम देखें तो कौन सा होता है? अवगुण होता है, तो यही हो जाएगा फिर इसमें। नेक्स्ट आ जाता है कुल शब्द। कुल शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रा है, वे है, प्रति या ना है, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा इसमें ना या प्रति। प्रतिकूल होता है, नाकुल तो नहीं होता, प्रतिकूल होता है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है अलंकार। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अलन है, अल है, अल है या अलम है, तो किसका प्रयोग हुआ है? अब यहाँ पर देखें तो अलम और क्री जो धातु से बना है, तो यही हो जाएगा इसमें। अलम शब्द हो जाएगा, मतलब अलम उपसर्ग और साथ में क्री धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट है अत्यंत। यहाँ पर भी उपसर्ग कौन सा है इसमें? अति अंत ऐसे कहते हैं, तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यही हो जाएगा अति उपसर्ग। और यण संधि है, अगर वह भी एग्जाम में आ जाती है। अभ्यागत, इसमें भी कौन सा उपसर्ग है? अभी और आगत ऐसे कह देते हैं अभ्यागत, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर इसमें? तो यही हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। और किस में बना है? ये भी यण संधि में है। नेक्स्ट है इनमें से निम्नलिखित शब्दों में किस में उपसर्ग का निर्देश अशुद्ध है। अब एक में अशुद्ध है, वो कौन से वाला है? तो ये ऑप्शन ए वाला निम और अजित, निमज्जित, यही वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पर नि, मज और कत उसका प्रयोग होना चाहिए। नेक्स्ट है इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है एक में, अब वो कौन से वाला है? लिखाई, हानिकारक, अपनापन, उपकार, तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा है? तो यही है इसका। और अगर प्रत्यय आता तो ये वाला हो जाता, ये वाला भी हो जाता, ये वाला भी हो जाता। नेक्स्ट है एक में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, वो कौन से वाला है? अब यहाँ पर देखें तो कौन सा हो सकता है इसमें? यही वाला को उपसर्ग इसमें हुआ है। को उपसर्ग का प्रयोग, को मतलब बुरा, तो उस अर्थ में हुआ है। और इसके बाद फिर हमारे जो यहाँ पर आपकी जो प्रेपोजिशन जो है, इसके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ये वाले आ जाते हैं। तो जिसमें हमारा यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट स्टेबल प्रेपोजिशन, तो इसमें जो प्रेपोजिशन जो वही बतानी है आपने। तो जैसे यहाँ पर पहला आया है हमारा ही वाज अस्टोनिश्ड दिस सैड न्यूज, वह पूरी खबर से स्तब्ध था, तो किसका प्रयोग होगा इसमें? एट, इन, विद या टू, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो एट का प्रयोग होगा। ही वाज अस्टोनिश्ड एट द सैड न्यूज, वह बुरी खबर से स्तब्ध था। ही इज कॉन्फिडेंट हिज सक्सेस, वह अपनी सफलता के प्रति आत्मविश्वास से भरा है, तो कौन किसका प्रयोग होगा? ऑफ, फॉर, अबाउट या टुवर्ड्स। ही इज कॉन्फिडेंट, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर भी?
तो ऑफ ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, तो इसी का प्रयोग हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल हेल्थ, तो व्यायाम जो है स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर इसमें, तो यहाँ पर देखिए तो टू का प्रयोग हो जाएगा। एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल टू हेल्थ। नेक्स्ट आ जाता है माई वाइफ इज ऑलवेज ग्रम्बल्स हर बैड लक, मेरी पत्नी हमेशा अपनी बुरी किस्मत में बड़बड़ाती रहती है। इन, ओवर, एट या फिर अपो, तो यहाँ पर देखिए तो किसका प्रयोग होगा इसमें, तो किसका होगा यहाँ पर, तो सी वाला इसका हो जाएगा। माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल्स एट हर बैड लक, तो इसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर एट का। अगला क्वेश्चन देखें तो वी ट्रेवल बोट टू रिच श्रीलंका, हम अपनी नाव से श्रीलंका की यात्रा की। तो बाय बोट, ऑन बोट, फॉर या अबाउट, तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर। अब इसमें अगर हम देखें तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर, बाय का, बाय ट्रेन, बाय बस ऐसे कहते हैं। तो वी ट्रेवल बाय बोट टू रिच श्रीलंका, हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर माइन, तो कौन सा होगा इसमें, उसका कथन मेरे से बहुत मिलता जुलता है, या ही स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू, ऑफ, अबाउट या ऑन, तो किसका प्रयोग यहाँ पर होगा, तो किसका प्रयोग हो सकता है इसमें, तो टू का प्रयोग हो जाएगा। ही स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, तो टू का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ही इज जीलियस मी विद इनटू ऑफ येट, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वह मुझसे ईर्ष्या करता है। अब कौन सा हो सकता है इसमें, यहाँ पर देखें तो कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा। ही इज जीलियस ऑफ मी, तो यही हो जाएगा यहाँ पर ऑफ मी। अगला क्वेश्चन है सी हैज़ ए पैशन डांस एंड म्यूजिक, उसे नृत्य और संगीत का जुनून है। तो अपोन, एट, इन या फॉर, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा इसमें, तो किसका हो जाएगा, फॉर का प्रयोग हो जाएगा। सी हैज़ ए पैशन फॉर डांस एंड म्यूजिक। नेक्स्ट आ जाता है ही केम मी इन द मार्केट, एट, इनटू, अक्रॉस या ऑफ, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, वह बाजार में मेरे लिए आया। ही केम मी इन द मार्केट। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा हो सकता है, तो ही केम इनटू, तो या अक्रॉस, तो अक्रॉस, ही केम अक्रॉस मी इन द मार्केट, तो अक्रॉस जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा, तो अक्रॉस का प्रयोग होगा। इसके बाद नो वन कैन हिंडर हिम डूइंग दिस, उसे यह करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसे कहते हैं इनटू, फ्रॉम, फॉर या ऑफ, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा, तो किसका होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा यहाँ पर। नो वन कैन हिंडर हिम फ्रॉम डूइंग दिस, उसे यह करने से कोई नहीं रोक सकता, तो फ्रॉम जो उसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है गुड स्लीप इज नेसेसरी गुड हेल्थ, ऑफ, फॉर, एट या फ्रॉम, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा इसमें, तो किसका प्रयोग हो सकता है, फॉर का प्रयोग हो सकता है। गुड स्लीप इज नेसेसरी गुड हेल्थ, अच्छी नींद अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, तो किसका प्रयोग होगा, फॉर जा इसका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो आई बैग पार्डन यू फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, तो यहाँ पर विद, ऑफ, फॉर या ऑफ, किसका प्रयोग हो सकता है, तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर, इसका प्रयोग हो जाएगा ऑफ का। आई बैग पार्डन ऑफ यू फॉर बीइंग लेट, देर होने के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ।
अगला क्वेश्चन आ जाता है ओनली द ब्लड स्टेन रोड वाज विटनेस हिज असिनेशन। तो इसमें ऑफ, टू, एट या ऑन किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? केवल खून से सनी सड़क ही उसकी हत्या का गवाह थी। तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? तो टू का प्रयोग हो जाएगा। ओनली द ब्लड स्टेन रोड वाज ए विटनेस टू हिज एसिनेशन। नेक्स्ट आ जाता है आई कंटिन्यू टू स्माइल हिज थ्रेड्स। मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा। तो एट, ऑन, अपॉन या ओवर, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? तो किसका प्रयोग होगा? एट का प्रयोग हो जाएगा। आई कंटिन्यू टू स्माइल एट हिज थ्रेड्स। मैं उसकी धमकियों पर मुस्कुराता रहा। नेक्स्ट है फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल मी। किस्मत मुझ पर मुस्कुराती रही। एट, इन, विद या अपॉन, तो इसमें देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो जाएगा? तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? तो अपॉन का प्रयोग। फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल अपॉन मी। एट, तो एट का भी प्रयोग हो सकता है इसमें। एट मी, फॉर्च्यून कंटिन्यू टू स्माइल एट मी, तो एट का प्रयोग हो जाएगा। इसके बाद पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स द टेररिस्ट। तो सही बात भी है, पाकिस्तान ही आतंकवादियों को हथियार सप्लाई करता है। विद, फॉर, टू या फिर अगेंस्ट, किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो किसका हो जाएगा? टू का प्रयोग। ये वाला टू का प्रयोग हो जाएगा। पाकिस्तान इज सप्लाइंग आर्म्स टू दी टेररिस्ट। अमेरिका सप्लाइज पाकिस्तान आर्म्स। अमेरिका पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करता है। अब किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो विद का प्रयोग हो जाएगा। अमेरिका सप्लाई पाकिस्तान विद आर्म्स, तो आर्म विद जा इसका प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है कंटेनमेंट इज इसेंशियल हैप्पीनेस। संतोष खुशी आवश्यक है। फॉर हैप्पीनेस टू, इन, ऑफ, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा इसमें? तो इसका प्रयोग हो जाएगा बी का। कंटेनमेंट इज इसेंशियल टू हैप्पीनेस, तो टू जो है इसका प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है हिज हाउस इज अर्केंट माइन। उसका घर मेरे घर के बगल में है। विद, टू, फ्रॉम या ऑफ, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? तो टू का प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर। तो टू आ जाएगा, उसका घर मेरे घर के बगल में है, तो टू का प्रयोग हो जाएगा। शी हैज़ स्ट्रॉन्ग एंटी स्मोकिंग। उसे धूम्रपान से सख्त नापसंदगी है, मतलब उसे धूम्रपान पसंद नहीं है। अब यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर इसमें? तो टू का, टू स्मोकिंग। नेक्स्ट है ही इज एनवियस माई अचीवमेंट। टू, फॉर, ऑफ या इन, तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? वह मेरी उपलब्धियों से इस चालू है, तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? तो ऑफ का प्रयोग हो सकता है। ही इज एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट। अगला क्वेश्चन आ जाता है ही स्टूड द कोर्ट चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ। वह अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में अदालत में खड़ा था। इन, फॉर, बिफोर या ऑफ, तो देखें तो यहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है? तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर इसमें? तो इन द कोर्ट यही होता है। ही स्टूड इन द कोर्ट चार्ज विद द मर्डर ऑफ हिज वाइफ, तो इन जो है यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सिंस ही इज इल ही इज कन्फाइंड बेड। चूंकि वह बीमार है इसलिए यह बिस्तर सीमित है। तो इन, ऑन, टू या ऑफ,
यहाँ पर किसका प्रयोग हो सकता है? तो टू का प्रयोग, तो टू यहाँ पर हो जाएगा। सिंस ही इज इल, ही इज कन्फाइंड टू बेड। नेक्स्ट है सम पॉलिटिक्स आर वेरी सेंसिटिव क्रिटिज्म। तो कुछ राजनेता आलोचना से बहुत संवेदनशील होते हैं। अब एट, ऑन या टू किसका प्रयोग हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सी मतलब टू का प्रयोग हो जाएगा। सम पॉलिटिशियंस आर वेरी सेंसिटिव टू क्रिटिज्म। अगला क्वेश्चन आ जाता है शेक्सपियर। शेक्सपियर हैड ए ग्रेट इंसाइट ह्यूमन नेचर ओवर अपॉन फॉर या इनटू। तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? शेक्सपियर को मानव स्वभाव में गहरी अंतर्दृष्टि थी। ओवर अपॉन फॉर या इनटू किसका प्रयोग यहाँ पर हो सकता है? तो इनटू का प्रयोग हो जाएगा। शेक्सपियर हैड ए ग्रेट इंसाइट इनटू ह्यूमन नेचर। नेक्स्ट, इन द मॉर्निंग मिस्टर ठाकुर सिंपली टेक्स ए ग्लैंस द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। सुबह में श्री ठाकुर बस अखबार की सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। एट, ऑन, ऑफ या थ्रू किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? अब इसमें अगर हम देखें तो एट जो है इसका प्रयोग हो जाएगा। एट द न्यूज़पेपर। नेक्स्ट आ जाता है वी मस्ट कन्फर्म द रूल ऑफ द गेम। हमें खेल के नियमों के अनुरूप होना चाहिए। इन, एट, फ्रॉम या टू तो किसका प्रयोग हो सकता है यहाँ पर? तो टू का प्रयोग, टू का हो जाएगा। वी मस्ट कन्फर्म टू द रूल ऑफ द गेम। नेक्स्ट है हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर हिम। उन्हें मानद उपाधि प्रदान की गई। एट, अपॉन, फॉर या ऑन तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग हो जाएगा? तो ऑन का। ए हॉनरेरी डिग्री वाज कन्फर्ड ऑन हिम तो ऑन का प्रयोग यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द मदर वाज कंसर्न द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड। माँ अपने बच्चे की सुरक्षा से चिंतित थी। एट, अबाउट, फॉर या विद तो यहाँ पर देखें तो किसका प्रयोग होगा? और तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो सी है फॉर द सेफ्टी तो ये वाला हो जाएगा, या अबाउट भी चल सकता है। यहाँ पर द मदर वाज कंसर्न अबाउट द सेफ्टी ऑफ हर चाइल्ड तो अबाउट भी चल जाएगा। व्हेन आई हियर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट टीयर्स। जब मैंने अपनी दादी की मृत्यु के बारे में सुना तो मैं आंसू से फूट पड़ा। एट, अपॉन, इनटू या इन तो किसका प्रयोग यहाँ पर होगा? तो इनटू का प्रयोग हो जाएगा। व्हेन आई हियर माई ग्रैंड मदर्स डेथ आई ब्रस्ट इनटू टीयर्स। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज़ बीन फेमिलियर ए गन एट हिज लाइफ ऑल हिज लाइफ। राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन अपने पूरे जीवन एक बंदूक से परिचित रहे हैं। विद, फॉर, बाय या ऑन तो किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो बाय, विद का प्रयोग ठीक रहेगा। प्रेसिडेंट सद्दाम हुसैन हैज बीन फेमिलियर विद ए गन ऑल हिज लाइफ। ही डेल वेरी पोलाइटली मी। उसने मुझे बहुत विनम्रता से व्यवहार किया। तो इन, एट, विद या टू किसका प्रयोग होगा यहाँ पर? तो इसमें अगर हम देखें तो किसका हो सकता है? विद का प्रयोग। ही डेल्ट विद पोलाइटली विद मी तो इसका प्रयोग यहाँ पर ठीक इसमें रहेगा। तो इस प्रकार से जो हमारी क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।